अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। हाँ, जय हिंद। नमस्कार आरजू काजमी साहिबा। आई ओनली होप आज आप कोई नया टॉपिक लाएं, क्योंकि ईरान और यूएस की लड़ाई तो मुझे लग नहीं रहा कि इतनी आसान लग रही हो। कुछ नई बात करें। बिल्कुल ऐसा ही है सर, क्योंकि हम जब तक इनकी बात करते रहेंगे तो ये अपना टीआरपी लेने के लिए लड़ना बंद नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन सर आज हम बात करेंगे भारत की और अमेरिका की। और हमेशा से देखा गया है कि आपके यहाँ जो फॉरेन पॉलिसी है बहुत बैलेंस रही है, आपके सभी से रिलेशंस ठीक ठाक रहे। लेकिन कुछ अरसे से खास तौर पे पाकिस्तान में ये इंप्रेशन है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो रिलेशंस अमेरिका और भारत के पहले थे वो अब नहीं रहे। सर क्या आप समझते हैं कि वाकई में ऐसा है? और अगर ऐसा ही है तो उसकी रीजन क्या बनी है कि अचानक से पाकिस्तान के साथ रिलेशंस अच्छे हो गए और आपके ऊपर कभी टैरिफ लगता है तो कभी डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो 6 से शुरू करके 11 जहाज गिरा देते हैं। और इसी तरह से जो है वो एक टेंशन या कह लीजिए आपस के जो रिलेशन है वो बेहतर दिखाई नहीं पड़ रहे। एक अच्छा इवैल्यूएशन जरूर किया जा सकता है। अगर ऑन अ वेरी सीरियस नोट अगर देखा जाए तो इस समय यूएस के लिए जो ट्रम्प साहब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है कि उनकी जो अपनी रेटिंग वहां पर गिरती चली जा रही है। 37% थी, सुना ऐसा जा रहा है कि अब वो फर्दर गिर के 33-34% आ गई है। उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग उनके कांग्रेस में भी गिर रही है, जहां डिप्लोमेट कह रहा हूं, डेमोक्रेट्स बहुत रूखे शब्दों में उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। नेटो कंट्रीज में भी उनकी पॉपुलैरिटी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। यूरोपियन यूनियन के सो कॉल्ड अच्छे खासे दोस्त जो माने जाते थे, इंक्लूडिंग यूके, बातचीत बन नहीं रही है, कुछ भी कह लीजिए। चाइना, चाहे उनका कितना बड़ा भी एडवर्सरी हो, लेकिन उनकी देनदारी चाइना की तरफ इतनी ज्यादा है, उसके बावजूद यूएस एक बेशर्मी अख्तियार करे हुआ है, वो एक अलग बात है। अब आती है बात इंडिया और जी, आप सुन पा रहे हैं? जी जी सर, अब आवाज आ रही है आपकी, अब मैं सुन पा रही हूँ। जी, सॉरी सॉरी। नहीं सो नहीं जहां सुन तक पा बात आती है इंडिया और यूएस की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया कभी भी उनका फेवरेट नहीं था। पिछले 40-50 साल की अगर हिस्ट्री देखें, हमारे पास 71 का लाइव प्रूफ है कि यूएस ने इंडिया के खिलाफ काम भी किया था। इवन ऐसा समझा जाता है कि कारगिल के दौरान भी काफी हद तक खिलाफ हो गए थे, लेकिन जो भी है, चलिए वो एक बड़ी छोटी। आपने जो बोला मैं उसको इवेलुएट कर लेता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर, आई डोंट थिंक ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने कोई बीटिंग ली हो। इंडिया के लिए सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी आई वो ये आई कि पहली बात, कुछ भी कह लीजिए, ऐसा समझा जाता है, उसको गलत मत लीजिए, कि F-16 गिर गया। अब F-16 गिरना एक्चुअली यूएस की नाक गिरने की बात हो जाएगी कि अगर F-16 गिरता है। तो इसलिए उन्होंने फटाफट एक स्टेटमेंट निकाल ली, चाहे वो 5 बोले, 6, 7, 8, 9, 10, 11। मुझे लगता है यूकेजी और एलकेजी के बच्चे की तरह वो गिनती सीखते चले गए और बोलते चले गए। जो सबसे बड़ा डिफरेंस ऑपरेशन सिंदूर में आया, ऐसा मुझे लगता है, कि शायद इंडिया ने यूएस को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया होगा कि हम ये करने जा रहे हैं, क्योंकि यूएस हमेशा से इस तरह का सुपीरियोरिटी रखता है कि जी हमें पता होना चाहिए या हमारी परमिशन होनी चाहिए। और उसका अंदाजा ज्यादा इसलिए लगता है कि जब उन्होंने सो कॉल्ड डिक्लेरेशन किया कि जी मैंने सीज फायर किया है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की तरह वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया भी मान जाएगा, क्योंकि सीज फायर तो हो ही गया। सो व्हाई नॉट गिव द क्रेडिट टू सो कॉल्ड ट्रम्प, बिकॉज ही वाज लुकिंग फॉर नोबेल पीस प्राइज। तो हमारे यहाँ से शायद वो रिस्पॉन्स नहीं आई। और जो इंक्रीजिंगली यूएस को दिखा रहा है कि इंडिया अपनी पॉलिसीज में
अपने हिसाब से डिसीजन मेकिंग करेगा, यूएस की टो नहीं करेगा लाइन। सो वहां पर जरूर मैं देख सकता हूं कि हमारे और उनके बीच में डिफरेंसेस बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक टैरिफ की बात है, टैरिफ ट्रंप का पुराना राग था जो उन्होंने अलापा है, और अगर उसमें भी देखें 50% से नीचे 17% पर आना, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा उनके लिए विन वाली बात है। नॉट दैट कि वो हमारे लिए भी कोई विन है। जहां टैरिफ नहीं थे, 17% टैरिफ आना अपने आप में हार्मफुल है। तो ओवरऑल अगर आप देखें, हमारे वी वर नेवर फेवरेट्स ऑफ यूएस, बाय द वे। यूएस वाज नेवर अ फेवरेट टू अस, दैट आल्सो आई एम वेरी क्लियर। सो इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा कि दुनिया में एज अ डेमोक्रेसी लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कॉमनैलिटी है, बट अपने आप में जनरली इंडिया इज नॉट टोइंग द लाइन जो यूएस चाहता है। इसलिए उनके और हमारे जो डिफरेंसेस हैं शायद वो बढ़ते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। लेकिन सर पहले जो टेन्योर था डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें उन्होंने भारत विजिट भी किया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी गए थे, मोदी जी के लिए फंक्शन हुआ था वहां पे, जिसमें जो इंडियंस वहां रहते हैं वो बहुत एक बड़ी तादाद में वहां पे पहुंचे थे। और यहाँ पर जब भारत डोनाल्ड ट्रंप आए थे तब भी बहुत दोस्ती लग रही थी, लेकिन इस बार जो डोनाल्ड ट्रंप आए हैं उनका अंदाज बदला हुआ है भारत को लेकर। ऐसा क्यों है? क्या सिर्फ उसकी यही रीजन है कि आप लोग क्योंकि अपने हिसाब से काम करते हैं तो आप नहीं सुन रहे, या कुछ ये तो सर पहले भी फिर आप करते होंगे, तो पहले इतना ज्यादा इतने रिलेशन जो है वो बेहतर क्यों लग रहे थे? वो सिर्फ बेहतर लग रहे थे, जो दिखता है वो बिकता वाली बात, वो दिख रहे थे, दिखाया जा रहा था। ट्रंप को जरूरत थी। ट्रंप इंक्रीजिंगली अगर उस समय देखें तो ऐसा नजर या वो ऐसा दिखा रहे थे कि वो पाकिस्तान को गोद से हटा रहे हैं, वो गोद में नहीं रखकर बैठे, जिस तरह के स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए थे। सो वहां पर भारत में एक ये नई होप जरूर आई थी कि अगर टेररिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान को कमजोर किया जा सकता है, क्योंकि ट्रंप इंक्लाइंड, उनका जो इंक्लिनेशन है वो इंडिया की तरफ नजर आ रहा है या दिखाया जा रहा है, तो उसको हमें इनकैश जरूर करना चाहिए। इसके अलावा हमारी जरूरतें भी थी, इसमें कोई शक नहीं है। वी वांट दी सुपर कंप्यूटर्स, हमें वो निश टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें हमारे जहाज के लिए G414 और 404 इंजन चाहिए, जो उस समय डिसाइड भी हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा मैं आकलन कर सकता हूं और जो कंसिस्टेंटली प्रूव हुआ है, यूएस के लिए जब जब जो जरूरी है इस्तेमाल के लिए, यूएस उसके लिए कुछ भी कर देता है। लेकिन जब उसकी जरूरत खत्म हो जाती है तो वो एकदम से पलट पड़ जाता है। और उसका एक जीता जागता उदाहरण पाकिस्तान ले लीजिए कि पिछले टर्म में वो पाकिस्तान से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए, बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देते नजर आए, लेकिन जब वो इस टर्म में आए तो मुझे लग रहा है उन्हें दिख रहा था कि ईरान के ऊपर कुछ काम करना है, और अगर ईरान के ऊपर कुछ काम करना है और अगर लास्ट रिजॉर्ट बूट्स ऑन ग्राउंड का मेंटेनेंस करना है तो सिवाय पाकिस्तान के और कहीं से मेंटेनेंस नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने आपको लंच के लिए भी इनवाइट कर लिया, आपके साथ एक अलग चीज दिखाई। बट मोटे तौर पर अगर देखें तो आज भी मैं ये शायद अच्छा इवैल्यूएशन कर पाऊंगा कि जो लिबरल फाइनेंसेस यूएस को आपके लिए अवेलेबल थे और जिसे ट्रंप ने अपने पिछले टर्म में रोका था, वो वाले फाइनेंसेस आपको अभी भी नहीं मिल रहे हैं। वो ठीक है, आईएमएफ का लोन आना उसमें यूएस का कहना बनता है, क्योंकि उसका 15% स्टेक है, तो वो वहां से आपको लोन दिलाने के लिए बिल्कुल राजी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अपने आप में जहां तक इंडिया का सवाल है, मुझे लग रहा है कि इंडिया के साथ, जैसा कि अभी पिछले बार भी आपने देखा कि ट्रंप साहब ने बिना बोले, बिना किसी बातचीत के सडनली बोल दिया कि वी आर ऑफरिंग F-35 टू इंडिया, जबकि F-35 वो अपने नेटो कंट्रीज में भी बड़े सेलेक्टिवली देते हैं। बट उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर कोई टॉपिक ही नहीं था इसका, उन्होंने वो ऑफर भी कर दिया। मतलब वो स्ट्रेटेजिक वेपन जो वो किसी को नहीं देते हैं, इंडिया तो बहुत दूर की बात है। और मुझे लगता है कि यूएस और ट्रंप ने हर वो कोशिश जरूर करी है कि किसी तरह इंडिया रशिया से हट जाए और यूएस के साथ चल पड़े।
और यूएस की हाँ में हाँ मिला ले, यूएस के आगे नतमस्तक हो जाए, वो आई थिंक एक बहुत बड़ा डिफरेंस हमारे बीच में आ गया कि वो जो दोस्ती हमने जिसे दोस्ती समझा और ट्रम्प साहब ने जिसे दोस्ती समझकर जो फायदा उठाना था, वो मेरे ख्याल बात बनी नहीं। और इसलिए आप देखते हैं कि बार बार ट्रम्प साहब का जो स्टेटमेंट है, वो उनके एम्बेसडर साहब जो दिल्ली में, उन्होंने बड़ा अच्छा वो किया, इंटरप्रिटेशन कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, मोदी इज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन एंड ही इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। ये भी उन्हीं के वर्ड्स हैं अगर आप मोटे तौर पर देखें। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि अगर हम रिश्तों में खटास देखें तो उसको ग्राउंड के ऊपर कैसे देखा जाए। ग्राउंड के ऊपर जैसे आपने एक एग्जांपल लिया, टैरिफ उन्होंने हम पर अकेले नहीं लगाए, उन्होंने काफी जगहों काफी कंट्रीज पर लगाया। उसमें हमारे को ऊपर ज्यादा लगा दिए, वो एक अलग बात है, और उसको फिर उन्होंने रोल बैक भी कर लिया। लेकिन अगर मैं अपने तरीके से देखूं कि जो हमारे और उनके बीच में एक बहुत बड़ी क्रिटिकल डील लटकी हुई थी, वो थी एयरक्राफ्ट इंजन की, वो फाइनली ना केवल साइन हो गई बट वो इंजन हमारे पास आने शुरू भी हो गए, जो कि उनका सो कॉल्ड स्ट्रैटेजिक डिसीजन हो सकता है। सो मुझे लगता है कि इस समय ट्रम्प, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान जीतना है, पाकिस्तान की उन्हें जरूरत है, तो वो इस समय पल्ला झाड़ रहे हैं इंडिया के साथ। जब उन्हें इंडिया की जरूरत आती है, जैसा पिछले टर्म में आपको दिखा, तो वो पल्ला झाड़ रहे थे सीधे सीधे पाकिस्तान का। ये वो कंट्री है जो सच बात अगर देखी जाए कभी किसी का अपना हो ही नहीं सका। लेकिन सर, एक के साथ बात करने के लिए दूसरे के साथ पल्ला झाड़ना जरूरी क्यों होता है? अमेरिका के लिए दोनों के साथ बात हो सकती है। और दूसरा, हम तो चले मान जाते हैं, हमारी इकोनॉमी वीक है, हमारी बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हम अमेरिका या किसी बड़ी कंट्री के सामने उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर पाते जैसा आई फील कि हमें करना चाहिए। लेकिन भारत तो कर सकता है। तो फिर जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी मैंने जंग रुकवा दी, तो आप लोगों ने साफ साफ उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को क्यों रिस्पॉन्ड नहीं किया कि नहीं जी हमने खुद रोकी है, आपने नहीं रुकवाई? ढकी छुपी उसमें भारत की गवर्नमेंट कह रही थी, लेकिन ये कि साफ साफ तौर पे उन्होंने बिल्कुल नाम नहीं लिया अमेरिका का कि नहीं जी आपका कोई रोल नहीं था। देखिए, कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं जो डिप्लोमेटिकली करेक्ट होनी चाहिए, एंड मुझे ये कहने की कोई जरूरत नहीं है कि आई हेट पाकिस्तान, मुझे ऐसा नहीं कहना होता डिप्लोमेसी। बट ये जरूर कहा जा सकता है कि आई डोंट लाइक पाकिस्तान, तो वो थोड़ा सा ना सब ड्यू हो जाता है। तो नहीं इसी सर, तरह हमें तो सर आप लोग वैसे हल्के, सॉरी आपकी बात काटी, लेकिन सामने तो आप वैसे हल्के में लेते हैं सर आप लोग, इसलिए कि मोदी जी कहते हैं घुस के मारेंगे, तो वो चाइना को नहीं कहते, हमें कहते हैं। हालांकि हमसे ज्यादा चाइना के साथ भी आपकी टेंशन रहती है, लेकिन वो कई बार जो है चाइना इंडिया बॉर्डर पे गए, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि घुस के मारेंगे। ये चीज सिर्फ हमें ही कही जाती है। ओके, देयर इज अ रीजन, क्योंकि चाइना के साथ मेरी टेररिज्म प्रॉब्लम नहीं है, जो सबसे बड़ा रीजन है। इसलिए वो जो घुसकर मारने वाली बात हो रही है, हमने कभी ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान आर्मी को घुसकर मारेंगे, हमने कभी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान की आवाम को घुसकर मारेंगे। हमने ये कहा, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड हैं, और ये ऑन ग्राउंड प्रूफ भी होता है कि हमने हमेशा कहा कि हम टेररिज्म जहां से एमिनेट हो रहा है वहां पर उसे घुसकर मारेंगे। यस, उसका पॉलिटिकल अंदाज ये आप ले लें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकली ये चीज बोली जा सकती है घुस के मारेंगे, बट घुस के मारेंगे का मतलब मुझे लगता है बड़ा सीधा सीधा जो आपके यहाँ पर प्रूव होता है, वो एक है कि टेररिज्म को मारेंगे, पहली बात। इसलिए ये वाले सेंटेंसेस हमारे चाइना के साथ इस्तेमाल नहीं होते हैं। चाइना के साथ हम डिप्लोमेसी के साथ, जैसा हमने लेह लद्दाख में आपको दिखा दिया कि ठीक है देर ही सही लेकिन दुरुस्त आए, कि चाइना को अपनी उस ओरिजिनल जगहों पर जाना पड़ा। ऐसा नहीं है कि उसको जवाब नहीं मिला, क्योंकि ये लड़ाई अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत था, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी कि चाइना की आर्मी अगर इन 5 उंगलियों के साथ थी एज अ पंच, तो एक बड़ा पंच इंडिया का उसके सामने जाके खड़ा हो गया। लड़ाई नहीं लड़ी, खड़ा हो गया, जिसको बोलते हैं ना मिरर इमेज,
कि आप बढ़ाते जाइए उंगलियां, यहां से भी बढ़ता जाएगा उंगलियां। और सडनली देखा कि अगर आपके 40 से 50 हजार लोग उस इलाके में आते हैं तो 50 से 60 हजार इंडिया भी आपके सामने खड़ा कर सकता है। आपके उधर से अगर मोल्डो गैरिजन में आप 10-20 जहाज बढ़ा लेते हैं तो यहाँ पर भी राफेल अपने आप आ सकता है, चिनहुक्स आ सकते हैं, अपाचे आ सकते हैं, आर्टिलरी की स्टेट ऑफ गन्स लगाई जा सकती हैं, टैंक्स लाए जा सकते हैं उस जगह पर जहां पर नहीं लाए गए थे कभी। सो अपने आप में मुझे लगता है कि विद चाइना अगर मैं बड़ा अच्छा आकलन करूं तो चाइना की और हमारी फोर्सेस की पैरिटी में चाइना को जरूर एडवांटेज है, लेकिन लोकलाइज्ड एक जगह पर लद्दाख में हमने ये जरूर कर कर दिखाया कि किसी भी तरह से हमें ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा कि आप अपना पुराना वाला जो सिस्टम है कि आप 3 कदम आगे आए और फिर 2 कदम पीछे चले जाए और 1 कदम का इलाका आप हमारा ले लें। आई थिंक पहली बार हुआ है कि जहां चाइना को भी एक बड़ा बिफिटिंग रिप्लाई मिला है, सिवाय इसके कि एक उस लेवल की लड़ाई नहीं हुई है जैसी कि हमारे और आपके साथ हो जाती है। और उसमें भी मैं आज भी जिम्मेदारी लेता हूं, ना पाकिस्तान ने किसी भी हमारी मिलिट्री या सिविलियन टारगेट के ऊपर एक्चुअली बॉम्बिंग करी, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और कहीं पर भी, चलिए कोलेट्रल कहीं आ गया वो एक अलग बात है, लेकिन कहीं पर भी हमारे तरफ से कोई इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं दी गई कि मरकज को छोड़कर किसी और स्कूल पर अटैक हो गया हो या किसी सिविल एरिया में अटैक हो गया हो। इनफैक्ट अगर आपने सुना होगा तो सीडीएस चौहान साहब ने से पूछा गया था कि ये आपने रात को 1:30 बजे क्यों किया। सही है या गलत की बात नहीं है, लेकिन उनका जज्बा देखिए। उन्होंने कहा सो दैट देयर इज नो सिविल पॉपुलेशन कैजुअलिटी, रात के 1:30 बजे कम से कम कोई सिविलियन ना मारा जाए। मतलब कोशिश ये करी गई है। इसलिए मैं ये जरूर मानता हूं कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट एग्री करता हूं घर में घुसकर मारेंगे, बट उसका मतलब किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने वाली बात नहीं है। मैं आज भी जिम्मेदारी लूंगा इस बात की, एवरी अटैक इनसाइड पाकिस्तान इज ऑन दी टेररिज्म। हम आपको आइसोलेट करना चाहते हैं, मैं भी मानता हूं, लेकिन टेररिज्म के ऊपर हम आपको इकोनॉमिकली नहीं करना चाहते, हम आपको डिप्लोमेसी में नहीं करना। अगर हम आपको इकोनॉमिकली वीक करना होता तो हम आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा कभी नहीं देते। हम आपके साथ कारगिल से पहले जो बस यात्रा है वो कभी नहीं करते। हम आपके साथ रिलेशन निभाने के लिए आपके प्राइम मिनिस्टर को हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्वेरिंग इन में इनवाइट नहीं करते। हमारे प्राइम मिनिस्टर आपके प्राइम मिनिस्टर के शादी में, मतलब उनके घर की शादी में कभी नहीं जाते। सो बड़ी बात कर रहा हूं मैं। लेकिन सर जी सर इंडिकेशंस आप सॉरी आप कंप्लीट में करेंगे। इंडिकेशन सारे के सारे अब तक यही रहे हैं कि इंडिया हैज नो एम और हेट्रेड अगेंस्ट पाकिस्तान। वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट द टेररिज्म पार्ट। सर एक चीज सिर्फ कहना चाहूंगी, आपने कहा कि अनिल चौहान साहब जो हैं उन्होंने कहा कि भाई हमने रात के 1:30-2 बजे इसलिए अटैक किया कि सिविलियन जो है उनको कुछ ना हो। तो सर मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ, हमारे जो सिविलियन है ना सर, ये 2-2:30 बजे तक तो वैसे ही फूड स्ट्रीट और कहाँ भटकते रहते हैं। तो उनको कहिएगा नेक्स्ट टाइम सर 3:30 बजे का टाइम रखे, जब तक फूड स्ट्रीट बंद हो जाती है तब ये लोग घर पे जाते हैं। तो वो ये ना समझे कि 1:30-2 बजे अगर अटैक करेंगे तो सिविलियंस घर होंगे और बाहर नहीं घूम रहे होंगे। तो सर हमारे यहाँ तो ये कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में सर ये आम बात है कि सर ये रात को 2-2:30 बजे तक बाहर फिरते रहते हैं और क्या कुछ खाते रहते हैं। तो इसलिए सर टाइम थोड़ा सा चेक कर लिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम दे विल अपॉइंट यू एज द एडवाइजर, द ह्यूमैनिटेरियन एडवाइजर टू द एमओ ऑप्स रूम, मिलिट्री ऑप्स रूम का आपको एक ह्यूमैनिटेरियन एडवाइजर जरूर लें। एंड दैट्स अ गुड सजेशन बाय यू। अगर ऐसा किसी कंट्री का कल्चर है कि 1:30-2 बजे तक बाहर रहना, वेल अगर है तो है, आई थिंक वी कैन स्टैंड करेक्टेड ऑन दैट। सो इसीलिए बालाकोट वाज डन एट 3:25 एट नाइट। सर ये खाते भी बहुत है सर, इसीलिए सर हमारी बुक स्टॉल्स या बुक शॉप्स बंद हो गए सर, वहां पर भी खाने पीने की शॉप्स खुलती चली जा रही है और ये 2:30-2:30 बजे तक रात के जो है हमारे लोग जो है बाहर घूमते और खाते रहते हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि टाइमिंग थोड़ा सा
उनको जी। चाहिए चेक कर ले। लेकिन सर लास्ट में क्या अब आपको लगता है अमेरिका आज की तारीख में आज भी उतना ही पावरफुल है जितना पहले था, और जो वो समझते हैं कि हम किसी भी कंट्री को हमारे हिसाब से चला लेंगे, जैसे आप कह रहे हैं आपसे थोड़ा शायद इसलिए वो नाराज हो गए कि जी हमसे पूछा क्यों नहीं और हमसे पूछ के कोई काम क्यों नहीं किया। क्या इस वक्त भी अमेरिका इस पोजीशन में है कि वो ये डिमांड कर सके कि जी हमें बताइए, हमें बताए बगैर आप कहाँ क्यों चले गए या क्या कर दिया? पाकिस्तान, सॉरी, यूएसए स्ट्रांग था, स्ट्रांग है और रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मिलिटरली जरूर रहेगा, इकोनॉमिकली जरूर रहेगा, डीप स्टेट जरूर रहेगा। मैं आपको एक्सेप्ट करता हूं इन बातों में। लेकिन जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो धीरे धीरे यही आ रही है, अगर इंडिया कैन चैलेंज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कि नहीं जनाब, आप जो बोल रहे हैं हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपने सीज फायर नहीं कराया या कर, हमने कहीं नहीं बोला कि प्रेसिडेंट यूएस ट्रंप ने सीज फायर नहीं कराया, नहीं। हमने सिर्फ ये कहा सीज फायर हमारे और पाकिस्तान के एमओ दोनों के बीच में हुआ है, जो दोनों सरकारों को एक्सेप्ट। हमारा स्टैंड हमेशा से रहा, सीधी सी। अब आगे बात वहां से निकल कर आई कि दुनिया ने ये जरूर देखा कि यू डोंट हैव टू टो द लाइन ऑफ यूएस। लोग तकलीफ में थे, लेकिन कौन करे, और उसकी शुरुआत का एक बहुत बड़ा नतीजा निकल कर आया कि ईरान ने तो ये भी दिखा दिया कि सिर्फ बॉम्बिंग हमारे को डिस्ट्रॉय करना, दैट इज ईरान को डिस्ट्रॉय करना, इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय करना, सारी चीजें मैं मानने को तैयार हूं। लेकिन उसके बावजूद एक कंट्री यूएस के खिलाफ खड़ा जरूर हो सकता है। उसे घुटनों पर आप नहीं ला पाए, आप उसे नुकसान दे सकते हैं, आप उसकी इकोनॉमी को तोड़ सकते हैं, आप उसके लीडर्स को खत्म कर सकते हैं, आप उसके नए जनरेशन के लीडर्स को भी खत्म कर सकते हैं, आप उन्हें लीडरलेस कर सकते हैं। लेकिन वो झंडे को आप नहीं तोड़ पाए। उस झंडे के नीचे खड़ा हुआ जो डंडा पकड़े हुए जो आवाम खड़ी है, आप उसको कभी नहीं तोड़ पाएंगे। मुझे लगता है, मैंने जैसा अभी तक जितनी भी लड़ाइयों से रिलेटेड पढ़ने की कोशिश करी है, निकल कर ये आया है कि ईरान ने ये जरूर दिखा दिया कि आप बड़े हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तुम्हारे उस बड़प्पन का क्या फायदा, तुम्हारे उस बड़े होने का क्या फायदा कि खजूर के पेड़ की तरह आप लंबे तो हो गए, चौड़े भी दिख रहे हो, खजूर भी लग रहे हैं, लेकिन उसका फल किसको मिल रहा है किसको नहीं, मैं अब आपको प्रूव कर देता हूं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। क्योंकि मैंने हालांकि ये तैयारी किसी और के लिए करी है, जिसको बोलते हैं ना एक एग्जाम्पल, नेगेटिव एग्जाम्पल, क्योंकि जल्दी आप समझेंगी। पाकिस्तान की डिफेंस सप्लाईज होनी थी, अगर आपको याद है, सूडान और लीबिया को बड़ी मतलब लाउड स्पीकर लगाकर बोला गया था कि आप सूडान को 1.5 बिलियन का देंगे डॉलर का, और लीबिया को 4 बिलियन डॉलर का आर्म्स एम्युनिशन जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो देंगे। वो रुक क्यों गया, किसके कहने से रुक गया? क्या लीबिया ने मना करा, या सूडान ने मना किया, या पाकिस्तान ने मना किया? उसे सिर्फ सऊदी ने मना कर दिया, इसलिए वो रुक गया। क्योंकि आजकल आपके पास एक जरूरत नहीं आ रखी है कि आपको सऊदी से वो पैसा चाहिए जो अभी अभी आपने यूएई को लौटाया है वगैरह वगैरह। मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, अब मैं इसी को इंडिया पर लेकर आ रहा हूं कि इंडिया के पास जो तकलीफ है या नहीं है, वो सिर्फ इस बात की है कि हमने ये जो दौड़ लगाई है, दौड़ लगानी शुरू करी है कि हम अपने आप को सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट, फर्स्ट बेस्ट इकोनॉमी के तौर पर देखना चाहते हैं। अब उस तरफ जब आप जाएंगे तो आपके कॉम्पिटिटर आपको रोकेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाइना भी रोकने की कोशिश करेगा और यूएस भी रोकने की कोशिश करेगा। बड़ा अच्छा सा तरीका है। पाकिस्तान के साथ आपको उलझाए रखिए, पाकिस्तान का तो लॉस होगा ही होगा, लेकिन पाकिस्तान के साथ यूएस को फायदा यह है कि वो कठपुतली की तरह चल पड़ता है उनके हिसाब से। सऊदी के कहने से आप अपनी डिफेंस डील्स रोक पाते हैं। दैट मीन्स आपकी वो जो इंडिपेंडेंस है वो कभी भी स्टेक पे थी ही नहीं, क्योंकि यू वर नेवर इंडिपेंडेंट। इट इज नॉट अ नेगेटिव कमेंट, इट इज द रियलिस्टिक इवैल्यूएशन। सो अब आती है बात कि जो फिगर, फैक्ट्स एंड फिगर की बात है,
उन्होंने क्या बोला ट्रम्प साहब ने जिसकी वजह से ये पिछले 24-48 घंटे में कंट्रोवर्सी बढ़ गई? वो क्या बोला? शिट होल बोला या कौन सा होल बोला, कुछ उन्होंने बोल दिया ऐसे। ना। हाँ, हेल हेल होल, हेल होल, उन्होंने हेल होल बोला। तो हेल होल का मतलब क्या होता है? हेल का मतलब होता है नर्क, और होल का मतलब होता है खड्डा, नर्क का खड्डा, जैसा वो कह रहे हैं। अब नर्क का खड्डा किसी को भी अगर इवेलुएट करना है तो कैसे करेगा? वो ऐसे ही तो करेगा कि यूएस के कंपैरिजन में मैं कितना खड्डे में हूं और यूएस कितना खड्डे में है। तो जनाब, यूएस का जो एक्सटर्नल डेब्ट है वो 38.96 ट्रिलियन डॉलर है। अब आप सोच लीजिए आप कितने खड्डे के अंदर हो। एंड बाय द वे, मतलब ऐसे बोलूंगा तो वो शायद उलझन आ जाएगी, ये तकरीबन जितना उनका एक्सटर्नल डेब्ट है वो तकरीबन 122.2% उनकी जीडीपी से ज्यादा है। मतलब 100% जीडीपी से ज्यादा है। वेल, इफ यू आर नॉट इन अ हेल होल, हु एल्स इज इन अ हेल होल? उनका ट्रेड सरप्लस का क्या हाल है भाई? ट्रेड भी एक बड़ा तगड़ा मामला है। अब चाहे वो इंडिया से करो, चाहे चाइना से करो, या दुनिया से करो, क्योंकि स्टैंडर्ड तो दुनिया से देखने पड़ेंगे। सो दुनिया के साथ उनके 280 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है। वो कम भेजते हैं और ज्यादा लेते हैं। आप कितने महान हो? वेल, आई डोंट नो हाउ टू से। अब आगे बात इंडिया या चाइना को ले लेते हैं, क्योंकि उन्होंने दो को लिया है। और इंडियन इकोनॉमी वर्सेस यूएस इकोनॉमी को कंपेयर इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हमारी थोड़ी कम है, उनसे काफी कम है। तो इसलिए अगर मैं बड़ी स्पेसिफिक बात करूंगा, हालांकि मैं इंडिया को अवॉइड नहीं करूंगा, कि चाइना का जो उनका डेब्ट है अकेला वो कितना है? 760.8 बिलियन डॉलर। ये अप्रैल की फिगर्स दे रहा हूं आपको। मतलब सिर्फ एक कंट्री का आपको 760 बिलियन डॉलर अदा करना है। इसी तरह आपका जापान को भी देना है, आपने यूको को भी देना है, आपने और कंट्रीज को भी देना है, और वो टोटल बनकर मिलता है 38.96 ट्रिलियन डॉलर। अब आप सोच लीजिए कितने आप अच्छाई में और कितनी बुराई में है, जो कि बाय द वे कम हुआ है। ये जो 38 है ना, वो कम हो गया है एक्चुअली। अगर देखा जाए, मेरे पास फिगर्स वो भी हैं कि 2024 में उनका वो 300 बिलियन था, और अब वो थोड़ा घट गया है, 20 बिलियन घट गया है, तो 280 बिलियन आ गया है। सो वेल, टोटल सरप्लस जो है वो आप सोच सकते हैं। अब इसी को अगर मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ले लूं, मेरा जो डेप्ट है वो है 2.35 ट्रिलियन इंडिया का। लेकिन ऐसे बोलूंगा तो समझ नहीं आएगी, क्योंकि जहां उनका है 39 बिलियन ट्रिलियन और मेरा है 2.35, तो इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन इसको कंपेयर करना चाहिए, जैसे मैंने वहां बोला 122% ऑफ द जीडीपी, उसी तरह मेरा जो है वो तकरीबन 52% ऑफ द जीडीपी है। अब कौन बेटर है? वेल, समबडी हैज टू डिसाइड दैट। हालांकि अगर इसी कंपैरिजन को, क्योंकि जब कोई कंपैरिजन हो और पाकिस्तान का नाम ना लिया जाए तो पाकिस्तान बुरा मान जाएगा। पाकिस्तान का जो नेशनल डेब्ट है टोटल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दैट इज 86.8% ऑफ जीडीपी। दीज आर ऑल ऑफिशियल फिगर। ये मैं आपको क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आप गूगल करेंगे तो आपको यही पाएंगे कि जनरली इतना ही आता, जो कि अमाउंट करता है 71 ट्रिलियन डॉलर। सो आप सोच लीजिए कि कौन कहां है। और ये डेब्ट इंडिया और पाकिस्तान के बढ़ेंगे। वो इसलिए बढ़ेंगे कि जितनी बार आप लड़ाई लड़ेंगे उतनी बार आप जितना आगे गए हैं उतना ही पीछे आ जाएंगे। भाई मैं तो कहता हूं, आपने ये जो 4-5 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करना था, 5.5 बिलियन बहुत बड़ी अमाउंट नहीं होता, लेकिन छोटा भी नहीं होता है। 5.5 बिलियन का मतलब क्या हो गया? यूएई और वो जो बॉन्ड आपने अभी अभी दिए हैं वो सारा अगर हो सकता है, अगर देखा जाए मोटे तौर बिल्कुल हो सकता है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि आप जो चीज नहीं कर पाए उसका तो लॉस आया ही आया, प्लस आपने 1 2 3 बम मारे होंगे, सुतली बम मारे होंगे, तो पता नहीं कौन से जहाज मारे होंगे,
कुछ रिपेयर भी कराया होगा सामान अपने एयरफील्ड को, या जो भी किया हो उस पर पैसा खर्च होगा ना। सो व्हाट इज द लॉस? द लॉस इज ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, वेरी सिंपल। आप, मैं कभी नहीं मानूंगा कि हमने आपको ब्रह्मोस आपके ऊपर या आकाश मिसाइल आपके ऊपर छोड़ दिया, हमने ये छोड़ दिया वो, बट दे आर ऑल एक्सपेंसिव वेपन। एग्जैक्टली सर, खर्चा होता है, हाँ बिल्कुल। तो, और तो अब उतना हम आगे नहीं गए, उससे पीछे आ गए। हाँ, मैं अफोर्ड कर सकता हूं, ये मेरा अहंकार बोलता है कि मैं अफोर्ड कर सकता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूंगा कि हम नहीं, लेकिन हुआ तो खर्चा ना, गए तो पीछे ही ना। अब इस खर्चे को फिर से मेकअप करेंगे आप। इसलिए अगर आपको याद हो, शुरुआत के दिनों में मैं आपको हमेशा कहता था कि पाकिस्तान और इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यार हम लोग दुश्मनी भी नहीं निभा पा रहे हैं। मतलब चलो यारी दोस्ती नहीं कर पा रहे, वो यार फिर लड़ लो एक में। सर वो नाक के चक्कर में ना, आपने नाक ऊंची रखनी है, उस चक्कर में सब कुछ हो रहा है कि कोई तो जो है वो नाक तो दिख रही है कि भाई वो यूएस चाचा जो है आपके, वो नाक और ताज की बैटल तो वो ही ले जा रहे हैं। किस जगह पर? ठीक है, हमने नाक की लड़ाई लड़कर मना कर दिया कि नहीं जी आपको हम क्रेडिट नहीं देंगे सो कॉल्ड सीज फायर का, बट देयर इज अ प्राइस वी आर पेइंग ना। वो 17% टैरिफ शायद नहीं आता, शायद। हालांकि ट्रंप आते ही समय उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मैं सभी कंट्रीज पर टैरिफ लगाऊंगा जहां जहां मैं ट्रेड कर रहा हूं, जहां वो ट्रेड मेरे बैलेंस में नहीं है, फेवर में नहीं। अब तो उनके सुप्रीम कोर्ट ने भी, अभी ये जो उन्होंने टैरिफ का मामला है वो सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया। अब तो उन्हें रिफंड करना है, हमारी को भी रिफंड करना है। वो करेंगे या नहीं करेंगे सेकेंडरी इशू है, बट मोर इंपॉर्टेंट इज दैट हियर इज अ कंट्री जो अपनी सुप्रीम कोर्ट को बोल सकता है कि दे आर नॉन पेट्रियोटिक, दे आर एंटी नेशनल। तो अगर वो इंडिया को हेल होल बोल देता है तो मैं यही कह सकता हूं कि ये उस चेयर की गरिमा को नहीं रख पा रहे हैं। इंटेलेक्चुअल जिसको बोलते हैं ना, हॉलोनेस है, बैंकरप्सी है इंटेलेक्चुअल बात करने की। मुझे नहीं लगता। अब मुझे एक बात बताइए ना, आपने ये बोल दिया, चलिए कोई बात नहीं, अभी आपने 3 महीने पहले, 3 महीने भी क्यों, 1 महीने पहले तो आपने व्हाइट हाउस में होली मनाई थी। भाई इंडिया को आपका क्या प्यार आ गया कि आपको होली मनानी पड़ी? पिछले साल आपने अक्टूबर में दिवाली मनाई थी, मैडम को आपने साड़ी भी पहनाई थी। तो आप बताइए, देखिए यूएस, मैंने आपको बोला बॉटम लाइन यही है, यूएस ये जरूर जानता है पाकिस्तान को यूएस की जरूरत है, इंडिया को भी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हमें जरूरत नहीं है। मैं कभी नहीं बोल पाऊंगा ये बात। क्यों? क्योंकि अगर मुझे चाइना के साथ अपने आप को काउंटर करना है तो यूएस के साथ मिलके क्वाड बनाना, ये बनाना, वो बनाना, ये सब चीजें ठीक है। बट ये भी आपने देख लिया है कि जब लड़ाई आती है तो कोई आके आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा। जब यूके की नेटो लड़ने को तैयार नहीं है, यूरोपियन यूनियन लड़ने को तैयार नहीं है, तो यूएस क्या कर ले, सिवाय इसके जब धमकियां दे रहा है। सो मोटे तौर पर अगर आप देखें, दिस इज ए फेलियर ऑफ ट्रंप। हालांकि उसकी जो अच्छाई बात है, क्योंकि फिर अदरवाइज वन वे हो जाएगा, जो सबसे बढ़िया बात है, उन्होंने कहा क्या था, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया। उन्होंने कॉन्टेक्स्ट डाला कि मैं वो जो इमिग्रेंट्स हैं, जो उनकी सिटीजनशिप है, वो उसको, क्योंकि आजकल उनको अपनी पब्लिक को वापस लेना है, जो वो पॉपुलैरिटी डाउन है, इस लड़ाई से उनका ध्यान हटाना है। तो उन्होंने कहा है जो पीपल हु वर बॉर्न इन यूएस बट दे केम इलीगली, आप और मैं इलीगल वहां गए, हमारे जो बच्चे वहां पैदा हुए, उनको वो बोल रहे हैं कि वो लीगली नहीं होने चाहिए। मेरे ख्याल इसमें इस पर डिबेट कर लेने में कोई बुराई नहीं है, डिबेट कर लो। एज फार एज यूएस इज कंसर्न, दे हैव अ राइट। भाई इलीगल बंदा आया, उसके बच्चे वहां हो गए, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भैया वो सिटीजन बनेगा ही बनेगा, और फिर वो बोलेगा कि नहीं अब ये मेरे माँ बाप है जो इलीगल आए थे, इनको लीगल कर दो। भाई नहीं है तो नहीं है। दूसरा उन्होंने ये भी बोला कि जो लोग टेम्परेरी वीजा पर आए हैं उनके लिए भी ये एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। भाई हम तो गए थे टेम्परेरी वीजा स्टूडेंट का लेकर, स्टूडेंट गए वहां, शादी करी, बच्चे करे, और ले जी अब तो हमारा सिटीजनशिप होना चाहिए। दैट मींस समबडी इज मिसयूजिंग। मैं मान लूंगा ऐसी बातें, क्योंकि हम एक अच्छा होता है ऐसा, सर होता है ऐसा, होता है। अब इसी तरह वर्क के लिए गए, मुझे HCL ने यहां से भेजा कि चलिए जी हमारे वहां वाले प्लांट पर आप 6 महीने काम कर आइए। मैं वहां गया, वहां जाते ही फटाफट अमेरिकन लड़की ली, शादी करी, बच्चे हुए, बोले लो जी अब तो हम यहाँ के सिटीजन हो गए। क्योंकि गए तो थे हम H1B वीजा पर, और वहां पर अब हम सेटल हो गए। इसी तरह टूरिस्ट वीजा लेकर गए,
और वहां जाकर सेटल हो गए या अपने बच्चे कर लिए और उनको बोला कि भाई चलिए जी अब तो हम इनके पेरेंट हैं, ये नेचुरल बच्चा है। इसलिए जैसे अब इंडिया में है, इंडिया में ये क्लॉज है कि अगर बच्चा बर्थ राइट यहाँ होता है तो दोनों पेरेंट में से एक इंडियन होना चाहिए, तब जाकर उसको वो मिलेगी सिटीजन। सो अगर मोटे कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ये था, लेकिन क्योंकि इस समय ट्रंप को अपनी आवाम को एक नई चीज देनी है, सो दैट ये लड़ाई वाला जो मामला चल रहा है वहां पर ट्रंप बहुत ज्यादा डिसपॉपुलैरिटी में आ रहा है। वो उसको कवर अप करने के लिए एक पॉलिटिकल उन्होंने ये बढ़िया स्टंट निकाला है कि देखो भाई मैं सारे इमिग्रेंट्स को ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, और मैं लेकिन वो सर उनके अगेंस्ट जा रही है, उनकी ये पॉलिसीज जो है वो ट्रम्प को उल्टी पड़ रही है और उसके बाद भी कई गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से पॉपुलैरिटी जो है वो आपने कहा है और पता भी है सबको कि उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो कम होती चली जा रही है। लेकिन सर इसीलिए मैं चाह रही थी कि जरा हिंदुस्तान के ऊपर भी बात करें। अभी ईरान को तो खैर हम छेड़ते ही रहेंगे, अभी तो सिलसिला चल ही रहा है ईरान का। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार सर।